हेलो दोस्तों, कैसे आप सब। चलिए शुरू करते हैं। आज हम करने वाले हैं डिमांड एंड रिकवरी का चैप्टर। बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट चैप्टर है। इसका एक क्वेश्चन सितंबर 25 के अंदर आपको मिलेगा। ये वीडियो 10 से 15 मिनट का रहने वाला है और 5 नंबर इसके अंदर आपको पक्के मिलने वाले। सबसे पहला सवाल आता है कि सर इस चैप्टर के अंदर कितने क्वेश्चन करने हैं। तो टोटल 11 क्वेश्चन करने हैं, ठीक है। और ये 11 क्वेश्चन आपके लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट होंगे, ठीक है। सर मई 25 के अंदर कोई अमेंडमेंट थी, इसके अंदर इस चैप्टर में कोई अमेंडमेंट नहीं थी। सितंबर 25 के लिए 2 अमेंडमेंट है, वो 2 अमेंडमेंट भी इस चैप्टर के अंदर यहाँ पे वीडियो में होंगी। तो सबसे पहला क्वेश्चन आता है 11 में से पहला क्वेश्चन आता है यहाँ पे, ठीक है ना, सेक्शन 74A। एक्चुअली पहले क्या होता था, सेक्शन 73 एंड सेक्शन 74 दो सेक्शन होते थे। उन दोनों सेक्शन को कंबाइन करके एक नया सेक्शन लाए, ठीक है, जिसका नाम है सेक्शन 74A, ठीक है ना। ओके, क्लियर है। अब ये सेक्शन क्या कहता है, आइए देखते हैं। तो सबसे पहला कहता है कि डिमांड एंड रिकवरी का नोटिस कब आ सकता है सेक्शन 74A के अंदर, अगर टैक्स पे नहीं किया है, शॉर्ट पे किया, आईटीसी रोंगली अवेल्ड, आईटीसी रोंगली यूटिलाइज या एनिवर्सरी रिफंड के केस में। ये 5 केसेस होता है जिस केस में सेक्शन 74A का डिमांड एंड रिकवरी के अंदर नोटिस आ सकता है। नोटिस कौन देगा, प्रोफेसर नोटिस देगा आपको। लेकिन अमाउंट अगर, ठीक है ना, 1000 रुपए से कम है तो शो कॉज नोटिस इशू नहीं किया जाएगा, कोई दिक्कत नहीं है। दूसरा सवाल यहां पे आता है कि जो नोटिस इशू किया जाता है उसकी टाइम लिमिट क्या होती है, ठीक है ना। यानी कि नोटिस इशू करने की, प्रोफेसर जो नोटिस इशू कर रहा है उसकी टाइम लिमिट क्या होती है। सिंपल भाषा में याद रखना चाहो तो 42 मंथ्स याद रखना, ठीक है ना। तो जो शो कॉज नोटिस है वो इशू किया जाएगा विद इन 42 मंथ फ्रॉम द ड्यू डेट ऑफ एनुअल रिटर्न फॉर फाइनेंशियल ईयर टू विच ड्यू रिलेट। मतलब जिस ईयर से, जो फाइनेंशियल ईयर जिससे ड्यू रिलेट है, वो एनुअल रिटर्न जो है उसकी ड्यू डेट देख लो, ठीक है ना। एनुअल रिटर्न की जो ड्यू डेट होती है वहां से, ठीक है ना, क्या है, 42 मंथ का टाइम रहेगा। और ठीक है ना, लेकिन अगर केस कौन सा है, एनुअल रिफंड का केस है, ठीक है ना, तो क्या होगा, तो टाइम लिमिट तो रहेगी 42 मंथ ही, यानी शो कॉज नोटिस शैल बी इशूड विद इन 42 मंथ, लेकिन फ्रॉम, ठीक है ना, ड्यू डेट वगैरह नहीं एनुअल रिटर्न की, फ्रॉम द डेट ऑफ एनुअल रिफंड, बस इतना है। तो सिंपल भाषा में 42 मंथ याद रख लेना। आगे चलते हैं। अब आता है कि ऑर्डर की टाइम लिमिट क्या रहेगी, प्रोफेसर जो ऑर्डर इशू करेगा वो क्या रहेगी, तो उसकी 12 महीने की रहेगी। लेकिन कब से, फ्रॉम द डेट ऑफ इशू ऑफ शो कॉज नोटिस, मतलब डेट ऑफ इशू ऑफ शो कॉज नोटिस है उसके विद इन 12 मंथ है, ठीक है ना, यहां पर ऑर्डर की टाइम लिमिट रहेगी। लेकिन इसको बढ़ाया जा सकता है, एक्सटेंड किया जा सकता है फर्दर 6 मंथ के लिए। कौन कर सकता है, कमिश्नर या कोई भी ऑफिसर जो उसके द्वारा एथोराइज है, ठीक है, क्लियर है। लेकिन उसको रिटर्न में रीजन रिकॉर्ड करना पड़ेगा, तभी उसको 6 मंथ के लिए क्या किया जा सकता है, एक्सटेंड किया जा सकता है। अब अगला पॉइंट आता है इसी के अंदर, अमाउंट ऑफ पेनल्टी किस तरीके से लगाई जा सकती है 74A के अंदर। तो आपको देखना पड़ेगा रीजन अदर देन, अगर फ्रॉड, विलफुल मिस स्टेटमेंट, एक्सप्रेशन ऑफ फैक्ट छोड़कर अगर कोई और रीजन है, ठीक है ना, उस केस में, ठीक है ना, यहां पर अमाउंट ऑफ पेनल्टी क्या रहने वाली है, इफ टैक्स पेड, अगर टैक्स पे कर दिया गया है बिफोर इशू ऑफ शो कॉज नोटिस तो कोई भी पेनल्टी नहीं रहेगी। लेकिन अगर विद इन 60 डेज ऑफ शो कॉज नोटिस पे किया गया है, टैक्स पे किया गया है, तो फिर कोई पेनल्टी नहीं रहेगी विद इन 6 मंथ। पहले यहां पे 30 डेज होता था, चेंज हो गया, ठीक है। आगे कहता है अदरवाइज केस में, इसके अलावा अगर कोई केस है तो 10% ऑफ टैक्स 10,000 विच एवरेज हायर। यहां पे जाते हैं, अगर ये 3 रीजन है, ठीक है ना, कौन सा रीजन, फ्रॉड, विलफुल मिस स्टेटमेंट, एक्सप्रेशन ऑफ फैक्ट। अगर टैक्स पे किया है बिफोर इश्यू ऑफ शो कॉज नोटिस तो 15% ऑफ टैक्स, विद इन 60 डेज ऑफ शो कॉज नोटिस, मतलब नोटिस इशू करने के विद इन 60 डेज पे कर दिया गया है तो 25% टैक्स का, ठीक है ना, पेनल्टी रहेगा। इसके अलावा अगर ऑर्डर के विद इन 60 डेज, ठीक है ना, ऑर्डर के विद इन 60 डेज पे किया गया है टैक्स तो फिर 50% ऑफ टैक्स रहेगा, अदरवाइज 100% ऑफ टैक्स रहेगा। आई होप क्लियर है। ये अमेंडमेंट थी, वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, ठीक है ना। एक ये पॉइंट दे रखा है यहाँ पे, ये पॉइंट भी आप रीड कर सकते हो, ठीक है ना, अच्छा पॉइंट है। अब आगे चलते हैं, एक और सेक्शन है, ये भी सेक्शन अमेंडमेंट का है, जो अभी हमने पढ़ा वो अमेंडमेंट का सेक्शन था, एक्सट्रीम इंपोर्टेंट, उसके ऊपर से एग्जाम, इन दोनों क्वेश्चन के ऊपर से एग्जाम में क्वेश्चन पक्का आपको मिलेगा। अब यहां पे सेक्शन 11A, सेक्शन 11A भी एक नया सेक्शन है। क्या कहता है, जनरल प्रैक्टिस में क्या हो रहा है, ठीक है ना, अगर जनरल प्रैक्टिस में टैक्स नहीं लग रहा है किसी पे तो गवर्नमेंट कह रही है कोई बात नहीं, उससे टैक्स नहीं लेंगे। जनरल प्रैक्टिस में वैसे तो रेट 28% है, लेकिन जनरल प्रैक्टिस लोग क्या कर रहे हैं, ठीक है ना, प्रैक्टिस में क्या चल रहा है, मार्केट में क्या चल रहा है, 18% से टैक्स कट रहा है, ठीक है ना, तो कोई बात नहीं, शॉर्ट लेविट चलेगा, ऐसा सरकार का कहना। आइए यहाँ पे चलते हैं। गवर्नमेंट, ठीक है ना, अगर रेकमेंड करता है कौन, जीएसटी काउंसिल, तो गवर्नमेंट क्या डायरेक्ट कर सकती है कि जीएसटी मत लो भाई, या कम ले लेंगे जीएसटी, कोई बात नहीं, चलेगा। कौन से केसेस में, 2 केसेस के अंदर। पहला, अगर सप्लाई है लाइबल टू जीएसटी है, ठीक है ना, जीएसटी लग रहा है लेकिन जीएसटी नहीं लगाया गया, कारण क्या है, क्योंकि जनरल प्रैक्टिस में ऐसा ही हो रहा है, सभी लोग यही कर रहे हैं, तो कोई बात नहीं, जीएसटी नहीं लगेगा, ये कह रही है सरकार। उसके बाद कहता है सप्लाई इज लाइबल टू हायर टैक्स, मतलब 28% का रेट लगना चाहिए, लेकिन जनरल प्रैक्टिस में 18% से लग रहा है, तो कह रहे कोई बात नहीं, 18% से ही दे दो, चलेगा। तो ये बातें, ये भी अमेंडमेंट है, एक्सट्रीम इंपोर्टेंट। अगला क्वेश्चन आता है एक और, ठीक है ना, शानदार क्वेश्चन, सेक्शन 75 जनरल प्रोविजन। ये जनरल प्रोविजन के अंदर 3 पॉइंट है जो आपको ध्यान रखना है। पहले पॉइंट के अंदर ये कहता है कि जो ऑर्डर होता है, ठीक है ना, तो उसके अंदर ऑर्डर के अंदर जो टैक्स का अमाउंट है, इंटरेस्ट का अमाउंट है या पेनल्टी का अमाउंट है,
वो नोटिस में जो टैक्स इंटरेस्ट और पेनल्टी का अमाउंट दे रखा है उससे ज्यादा नहीं हो सकता। पहला पॉइंट तो ये है। दूसरा पॉइंट ये कहता है, ठीक है ना, कि जो इंटरेस्ट है, चाहे टैक्स अगर आपने शॉर्ट पे किया है या नहीं पे किया है, उसके ऊपर जो इंटरेस्ट कैलकुलेट किया जाएगा, जो इंटरेस्ट है, ठीक है ना, वो ऑर्डर में स्पेसिफाई कर रखा है नहीं कर रखा है, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता, आपको इंटरेस्ट देना ही पड़ेगा। तीसरा पॉइंट यहां पे कहता है कि अगर आपको नोटिस दिया गया है सेक्शन 74A, सेक्शन 74 वाला, ठीक है ना, तो सेक्शन 74A होगा ना अभी वो, ठीक है ना, तो सेक्शन 74A वाला, ठीक है ना, और उस केस में आप अगर पेनल्टी अगर आप फ्रॉड वगैरह सुपर वो आता था ना 3 केसेस कि भैया फ्रॉड है, सप्रेशन ऑफ फैक्ट है, ठीक है ना, तो उस केसेस में अगर आप फॉल नहीं कर रहे हो, ठीक है, तो अगर आप फ्रॉड वाले केस में फॉल नहीं कर रहे हो तो कोई बात नहीं, फिर प्रॉपर ऑफिसर क्या करेगा, ठीक है ना, कैन डिटरमाइन टैक्स पेबल डीमिंग द प्रोविजन दैट भैया नोटिस जो इशू किया गया वो सेक्शन 73(1) वाला ही इशू किया गया है, ठीक है ना, क्लियर है। ओके, ये पॉइंट है ना, जो यहाँ वाला ये पॉइंट ये मैंने आगे दे रखा है, तो यहाँ की बजाय ये वाला पॉइंट पढ़ना आप, ठीक है, यहाँ पे ये वाला पॉइंट, ठीक है ना, ये वाला पॉइंट, ओके, ठीक है ना, तो ये 2 पॉइंट यहां से कर लेना, ठीक है ना, ये पहले और दूसरा। आगे चलते हैं, इसके अंदर एक क्वेश्चन दे रखा है, शानदार क्वेश्चन है, एक्सट्रीम इंपॉर्टेंट है, ये जरूर कर लेना, ठीक है ना, ये क्वेश्चन अगर आप देखोगे तो एमटीपी 1 नवंबर 24 का क्वेश्चन भी यही है। अगले क्वेश्चन पे आ जाते हैं, एक्सट्रीम क्वेश्चन, आरटीपी, एमटीपी, आईसीआई, एमसीक्यू सब कुछ इसके ऊपर दे रखा था, तो चलिए चलते हैं। सेक्शन 76 क्या कहता है, टैक्स कलेक्ट कर लिया है बट नॉट पे टू द गवर्नमेंट, मतलब एवरी पर्सन, हर एक वो व्यक्ति जिसने टैक्स के नाम पर कुछ भी पैसा लिया है तो वो गवर्नमेंट को देना पड़ेगा, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता कि जो सप्लाई वो कर रहा है टैक्सेबल थी या नहीं, ठीक है ना। इस केस में क्या होगा, मान लो वो व्यक्ति टैक्स के नाम पे कोई पैसा तो ले लेता है, ठीक है ना, लेकिन सरकार को जमा नहीं करता है, तो प्रॉपर ऑफिसर क्या करेगा, उसे नोटिस देगा और उससे रिकवर करेगा और उस पर पेनल्टी भी लगा देगा, और फिर उसके बाद वो व्यक्ति क्या है, ठीक है ना, जो भी प्रॉपर ऑफिसर ने अमाउंट डिटरमाइन किया विद इंटरेस्ट अंडर सेक्शन 50 वो अमाउंट उसको पे करना पड़ेगा। लेकिन नोटिस का यहाँ पे कोई टाइम लिमिट नहीं है, ये एमसीक्यू में आ सकता है, ठीक है, देयर इज नो टाइम लिमिट फॉर शो कॉज नोटिस, लेकिन ऑर्डर की टाइम लिमिट है यहाँ पे 1 साल की फ्रॉम द डेट ऑफ इशू ऑफ नोटिस। आई होप क्लियर है। इसके ऊपर एक क्वेश्चन दे रखा है, स्टडी मेट क्वेश्चन नंबर 1 यही है, एमटीपी जुलाई 21 के अंदर भी क्वेश्चन दे रखा था, एक्सट्रीम इंपॉर्टेंट। आगे चलते हैं, एक और सेक्शन दे रखा है, सेक्शन 77, टैक्स रॉन्गली कलेक्टेड एंड पेड टू द सेंट्रल गवर्नमेंट। इसमें क्या बोला गया है कि मान लो कोई टैक्सेबल पर्सन है, जैसे मैं हूं, मान लो मैं एक टैक्सेबल पर्सन हूं और मैंने सीजीएसटी और एसजीएसटी पे कर दिया, ये मानते हुए कि जो मेरी सप्लाई है ना वो इंट्रास्टेट है, बाद में मुझे पता लगता है कि ये तो इंटरस्टेट है, तो मुझे आईजीएसटी पे करना पड़ा, और तो कह रहे हैं कि अगर आप आईजीएसटी पे कर रहे हो तो फिर सीजीएसटी एसजीएसटी जो मैंने पे किया वो मेरे को रिफंड मिल जाएगा, या इसका उल्टा भी केस हो सकता है, वही से वर्षा, ठीक है ना। लेकिन जब मैं आईजीएसटी पे करूंगा तो इसका मतलब ये नहीं है कि किसी तरीके का इंटरेस्ट भी मुझे उसके ऊपर पे करना है। आई होप क्लियर है। आरटीपी नवंबर 20 का, ठीक है ना, यही क्वेश्चन है, एक्सट्रीम इंपोर्टेंट क्वेश्चन। आगे चलते हैं, एक और सेक्शन दे रखा है, सेक्शन 78, इनिशिएट ऑफ रिकवरी प्रोसीडिंग। इसका क्या मतलब है कि मान लो कोई टैक्सेबल पर्सन है, जैसे मैं, फेल्स टू पे एनी अमाउंट पेबल इन परस्यूएंस ऑफ ऑर्डर, ठीक है ना, पास अंडर द लॉ विद इन ए पीरियड ऑफ 3 मंथ फ्रॉम द डेट ऑफ इशू ऑफ नोटिस, सर्विस ऑफ नोटिस। तो डेट ऑफ इशू ऑफ नोटिस है, जो सर्विस ऑफ नोटिस है, वहां से लेके विद इन 3 मंथ, ठीक है ना, 3 महीने के अंदर अंदर अगर अमाउंट पे नहीं होता है तो उस केस में क्या होगा, रिकवरी प्रोसीडिंग चालू हो जाएंगी मेरे अगेंस्ट अंडर दिस जीएसटी लॉ। आई होप क्लियर है। सीए फाइनल दिसंबर 21 के अंदर इसका क्वेश्चन आया था। आगे चलते हैं, सेक्शन 79, ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, अब की बार आ सकता है आपके सितंबर में, हालांकि 2 अमेंडमेंट है जो वो ज्यादा इंपॉर्टेंट है पूरे चैप्टर में, 11 में से क्वेश्चन में से वो 2 तो आपको आनी चाहिए, और एक ये क्वेश्चन बहुत अच्छे से कर जाना। रिकवरी ऑफ टैक्स, रिकवरी ऑफ टैक्स में क्या है, सेक्शन 79 ये बताता है कि किस किस तरीके से आपसे, ठीक है ना, रिकवर किया जा सकता है टैक्स का अमाउंट। तो यहाँ पे प्रॉपर ऑफिसर क्या कर सकता है, अगर टैक्स अथॉरिटी के पास कोई अमाउंट आपका पड़ा हुआ है तो वहां से आपका डिडक्ट कर लेगा जो भी पेमेंट उसका बनता होगा, ठीक है ना, आपका टैक्स का। ओके, इसके अलावा आपसे रिलेटेड कोई भी गुड्स है अगर आपसे बिलोंग करता है, ठीक है ना, ओके, तो आप वो आपका गुड्स बेच देगा, ठीक है। इसके अलावा मूवेबल और इमूवेबल प्रॉपर्टी जो आपसे बिलोंग करती है उसको बेच सकता है, या फिर जहां पे आपका बिजनेस है, जहां पे आपका रेजिडेंस है, वहां का जो डीसी है उसके थ्रू, ठीक है ना, भी रिकवर किया जा सकता है, ठीक है ना। इसके अलावा सीजीएसटी एरियर कैन बी रिकवर्ड एज एन एरियर ऑफ एसजीएसटी एंड वाइस वर्सा, यानी इसका उल्टा। ये 4-5 पॉइंट है, आपको लिख देने। इसके ऊपर कैसे क्वेश्चन आ सकता है वो भी यहाँ पे दे रखा है, ठीक है ना। एक्सट्रीम इंपोर्टेंट स्टडी मेट का क्वेश्चन भी है इसके ऊपर यही, और एमटीपी नवंबर ठीक है ना 19 का भी क्वेश्चन इसके ऊपर है। आगे चलते हैं, एक और क्वेश्चन करते हैं, सेक्शन 80। सेक्शन 80 काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, कई बार एग्जाम में आया है। वैसे तो 11 के 11 क्वेश्चन में से हर बार कभी न कभी कोई क्वेश्चन आया है, लेकिन 2 अमेंडमेंट और मोड ऑफ रिकवरी वाला क्वेश्चन, ठीक है ना, जरूर करके जाना है अच्छे से, ठीक है। सेक्शन 80 का कहता है पेमेंट ऑफ टैक्स इन इंस्टॉलमेंट। क्या टैक्स का जो पेमेंट है इंस्टॉलमेंट में किया जा सकता है? बिल्कुल किया जा सकता है, अगर कमिश्नर अलाउ करता है तो कर सकते हैं। मैक्सिमम कितनी इंस्टॉलमेंट होती है? 24 इंस्टॉलमेंट हो सकती है। अगर किसी एक इंस्टॉलमेंट में डिफॉल्ट कर दिया तो फिर आपको पूरा पेमेंट करना पड़ेगा। लेकिन सेल्फ असेसमेंट ऑफ टैक्स के केस
केस में ये फैसिलिटी आपको नहीं मिलेगी। अब सवाल उठता है, 3 बातें यहाँ पे बता रखी है जिस केसेस में ये इंस्टॉलमेंट वाली फैसिलिटी आपको नहीं मिलेगी। अगर आपका अमाउंट जो है 25,000 से कम है तो भी फैसिलिटी नहीं मिलेगी। मान लो आप एक टैक्सेबल पर्सन है और प्रीसीडिंग फाइनेंशियल ईयर आपको अलाउड नहीं था इंस्टॉलमेंट में पे करना, तो इस साल भी अलाउड नहीं होगा। या फिर आपने डिफॉल्ट कर दिया है पेमेंट ऑफ टैक्स और रिकवरी प्रोसेस ऑन हो गया आपके अगेंस्ट, तो भी ये फैसिलिटी आपको नहीं ले सकते। इसके अलावा क्या है, ट्रांसफर ऑफ प्रॉपर्टी टू बी वॉइड इन सर्टेन केसेस। मान लो कोई व्यक्ति है, ठीक है ना, और उसके अगेंस्ट कोई बिग अमाउंट ड्यू हो जाता है, ठीक है ना, उसके अमाउंट ड्यू होने के बाद वो क्या करता है, क्रिएट ए चार्जेस ऑन और पार्ट विद प्रॉपर्टी, जो भी प्रॉपर्टी उसके अगेंस्ट कोई क्रिएट कर देता है चार्ज, ठीक है ना, बिलोंगिंग टू हिम बाय वे ऑफ सेल, मॉर्टगेज, एक्सचेंज, एनी अदर मोड, ठीक है ना, ये वॉइड माना जाएगा, ठीक है ना, क्या माना जाएगा, वॉइड माना जाएगा। क्योंकि यहाँ पे क्या है, ठीक है ना, ये लग रहा है कि जैसे कि जो गवर्नमेंट का रेवेन्यू उसको डिफ्रॉड करने के लिए ऐसा किया गया है। हाउएवर ये वैलिड भी हो सकता है, ठीक है ना, अगर ये कंडीशन सेटिस्फाई हो। क्या ऐसा उसने किया है, एजुकेशन कंसिडरेशन के पे करके, ठीक है ना, और गुड फेथ में हुआ है ये, ठीक है ना, और कोई भी नोटिस, ठीक है ना, नो नोटिस ऑफ पेंडिंग प्रोसीडिंग है, और यहाँ पे पहले ही प्रोफेसर की प्रीवियस पहले ही परमिशन ले ली गई है। यहाँ पे 2 क्वेश्चन इसके ऊपर हैं, आरटीपी मे 22 एंड एमटीपी मे 23 के अंदर। आगे चलते हैं, एक और क्वेश्चन, सेक्शन 83 कहता है प्रोविजनल अटैचमेंट। अब गवर्नमेंट का इंटरेस्ट, गवर्नमेंट का रेवेन्यू को प्रोटेक्ट करने के लिए कमिश्नर क्या कर सकता है। अगर कमिश्नर को लगता है, ठीक है ना, कमिश्नर को लगता है, कमिश्नर के विचार में क्या है, उसको लग रहा है कि गवर्नमेंट के रेवेन्यू को प्रोटेक्ट करने की जरूरत है, तो वो क्या कर सकता है, ठीक है ना, वो, ठीक है ना, ऑर्डर दे सकता है राइटिंग में और प्रॉपर्टी को अटैच कर सकता है। उसमें क्या है, ठीक है, साथ में बैंक अकाउंट भी हो सकता है। ये ऑर्डर कब तक वैलिड रहेगा सर, ठीक है ना, 1 ईयर का टाइम होएगा फ्रॉम द डेट ऑफ ऑर्डर। लेकिन अगर प्रॉपर्टी के नेचर क्या है, पेरिशेबल हॉजर्ड नेचर है, ठीक है ना, तो उस केस में क्या है, उसकी प्रॉपर्टी को रिलीज किया जा सकता है। लेकिन प्रोफेसर कह रहा है कि भैया मैं 2 अमाउंट बता रहा हूं, इनमें से जो भी कम है आप वो पे कर दो, हम आपकी प्रॉपर्टी छोड़ देंगे, रिलीज कर देंगे। आपकी प्रॉपर्टी का जो भी मार्केट प्राइस है वो, और जो भी अमाउंट पेबल बन रहा है, ठीक है ना, विच एवर इज लोअर आप हमें दे दो, आप अपनी प्रॉपर्टी ले जाओ। आगे चलते हैं, सेल्फ असेसमेंट टैक्स, अगेन एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसके प्रैक्टिकल क्वेश्चन जरूर करना। एज पर सेक्शन 73 सेल्फ असेसमेंट टैक्स अगर पे नहीं किया विद इन 30 डेज फ्रॉम द ड्यू डेट ऑफ पेमेंट, ठीक है ना, ऑफ टैक्स, तो उस केस में पेनल्टी क्या लगेगी, 10% ऑफ टैक्स और 10,000 विच एवरेज हायर। लेकिन यहाँ पे शो कॉज नोटिस रेलिवेंट नहीं है। और इसके अलावा अगर नोटिस इशू करने से पहले भी आपने पेमेंट कर दिया गया है तो भी पेनल्टी माफ नहीं होगी। नो पेनल्टी शैल बी वेव्ड इवन मेड पेमेंट, ठीक है ना, बिफोर द इशू ऑफ शो कॉज नोटिस। यहाँ पे खत्म हो जाता है। और इसका भी क्वेश्चन दे रखा आरटीपी मे 20 के अंदर, एमटीपी 1 एंड एमटीपी 1 जुलाई 21 के अंदर, ठीक है ना। ये थे सारे के सारे क्वेश्चन। अगेन मैं बोल रहा हूँ इसमें 3 एक्सट्रीम क्वेश्चन, ठीक है ना। सबसे पहले 2 अमेंडमेंट जो स्टार्टिंग वाली थी सेक्शन 74A, ठीक है ना, ओके। और इसके अलावा ये वाली अमेंडमेंट सेक्शन 11A और एक सेक्शन 79 मोड ऑफ रिकवरी वाले एक्सट्रीम इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। आज के लिए इतना ही। वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, अपने दोस्तों के साथ ये सीरीज जरूर शेयर करें, ठीक है ना, और बहुत अच्छे से डीपली बार बार रिवीजन करें, ठीक है। आज के लिए इतना ही। थैंक यू सो मच।